सीआरपीसी में स्पीडी ट्रायल या त्वरित विचारण या शीघ्र विचारण, ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार गवाहों की परीक्षा शुरू हो गई तो वह डेली बाय डेली या डे बाय डे या प्रतिदिन चलेगी, जब तक कि कारण दर्शाकर न्यायालय परीक्षा को अगली डेट तक मुलतवी या स्थगित नहीं करता। इसी को कहा जाता है धारा 309 में स्पीडी ट्रायल। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि यहाँ भी ये लिखा गया है कि न्यायालय अभियुक्त को कस्टडी में भेज सकता है, तो यहाँ केवल न्यायिक अभिरक्षा है और 309 में एक बार में अधिकतम कितना दिन भेज सकता है? 15 दिन। ये याद रखना है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका, जो तीसरा क्वेश्चन आपका इधर से बनता है वह दुराचार के मामलों में बनता है और प्रोविजो जोड़ा गया है अब आपका कि अगर दुराचार का मामला है, 2018 में संशोधन हुआ है कि अगर दुराचार का मामला है तो ऐसी दशा में पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट फाइल की या आरोप पत्र फाइल किया है उस दिन से कितने महीने के अंदर ट्रायल या विचारण पूरा किया जाएगा? 2 माह के अंदर। ये 2018 में आपका जोड़ा गया है, ये याद रखिए। यानी कि 173(2) के तहत पुलिस ने जिस तारीख को चार्जशीट या चालान शीट या आरोप पत्र भेजा है उसके 2 माह के अंदर विचारण क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। 3 बातें कम से कम इस सेक्शन में याद रखिए भाई। आपका कम से कम मान के चलिए कि 3 बातें आपको याद रखनी है भाई। डिटेल में तो और नहीं चल सकता, समय कम है। अब आइए 310 इधर सेक्शन याद रखना है। स्थानीय निरीक्षण यानी कि लोकल इंस्पेक्शन, ये भी पूछा जाता है। तो 3 धाराएं मैं इसके साथ लगातार बताता हूँ। एक 139, 148 और 310। 139 में आपका है स्थानीय अन्वेषण का आदेश, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट देता है। 148 में स्थानीय जांच है, ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट देता है। और 310 में आपका स्थानीय इंस्पेक्शन या स्थानीय निरीक्षण है, ये आपका न्यायालय देता है। यानी कि इसका मतलब कि या तो न्यायाधीश देता है, माने स्थानीय निरीक्षण या तो न्यायाधीश कर सकता है, मजिस्ट्रेट, यानी कि घटना स्थल पर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं जाकर घटना कैसे कारित हुई इसका अवलोकन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन सी धारा? अब आपका एमपी में एविडेंशियल वैल्यू पूछा है कि जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर गया, घटना को देखा, अपनी आँख माने घटना स्थल को अपनी आँखों से देखा, तो उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा? तो उसका साक्षिक महत्व सारवान साक्ष्य होगा कि संपोषक की हेल्पिंग नेचर का हेल्पिंग नेचर मारिएगा, यानी कि अपनी सहायता ले सकता है। संपोषक सारवान न मार दीजिएगा। अगर हेल्पिंग नेचर न रहे, सारवान संपोषक में से एक चुनना हो, तब संपोषक जरूर मारिए। लेकिन अगर सहायता ले सकता है दिया है तो आप क्या मारेंगे? सहायता ले सकता है। इसके बाद 311 आपका आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति को परीक्षा करने की शक्ति। बस एक लाइन क्वेश्चन बनता है। अब आवश्यक साक्षी को समन की धारा के तहत करता है न्यायालय या मजिस्ट्रेट। 311 यानी कि अगर न्यायालय देखता है कि कोई व्यक्ति अगर गवाह के रूप में आए तो वह मामले के बारे में महत्वपूर्ण बातें बता सकता है, लेकिन न तो अभियोजन ने न ही अभियुक्त ने उसको गवाह बनाया है, तो न्यायालय सुमोटो से
स्वप्रेरणा से, अपनी इच्छा से ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है। याद रखिए। इसके बाद 311 ए पूछी गई थी, पिछली बार जे में आई थी, यानी कि दो क्वेश्चन अब तक जे का निकला। एक 303 पूछा गया था पिछली बार और दूसरा 311 ए पूछा गया था। देखिए 311 ए में है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। यानी कि मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को कह सकता है कि वह अपना नमूना हस्ताक्षर दे या हेड राइटिंग दे। ये आपका मजिस्ट्रेट को अधिकार है। अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है तो ऐसा आदेश दिया जा सकता है, लेकिन ये तब दिया जा सकता है जब ऐसा अभियुक्त गिरफ्तार हुआ हो। ये भी याद रखिए। इसको जोड़ सकते हैं एविडेंस की धारा 73 से। वहाँ भी न्यायालय को हक है कि किसी व्यक्ति से कह दे कि तुम साइन करो या हस्ताक्षर करो या कुछ लिखो या अपना फिंगरप्रिंट लगाओ। ये कह सकता है न्यायालय। एविडेंस की कौन सी धारा? 73। न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है, वो खुद मिलान कर लेगा। तो 311 ए के बाद 312 छोड़ दीजिएगा। फिर 313 बनता है, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। तो न्यायालय अभियुक्त से प्रश्नों को पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता है। किस धारा में? 313 में। फिर 314 मौखिक बहस और ज्ञापन, ये भी आपका छोड़ देना है। 315 ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अभियुक्त कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी होगा। किस धारा में? 315। अपने बचाव के लिए कि अपने को फंसाने के लिए, अपने बचाव और उसके साथ विचारित अन्य व्यक्तियों के बचाव के लिए अभियुक्त गवाह के रूप में तब आएगा जब वह लिखित में मांग करता हो। आपका लिखित में मांग करना पड़ेगा। जब वह गवाह के रूप में आएगा तो उसे शपथ दिलवाई जाएगी, और जब गवाह के रूप में आया है तो गवाह को जितनी उन्मुक्तियां दी गई हैं वे सभी उन्मुक्तियां पाने का उस समय वह क्या होगा? हकदार। अब ये है कि अगर कोई अभियुक्त गवाह के रूप में नहीं अपने को प्रस्तुत करता तो क्या कोई टीका टिप्पणी उसके प्रति की जा सकती है कि नहीं? कोई उपधारणा की जा सकती है कि नहीं? नहीं। लेकिन वही अपवाद है, और वही अपवाद लिखना है कि किन धाराओं के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने को विटनेस के रूप में प्रस्तुत नहीं करता तो न्यायालय टीका टिप्पणी भी कर सकता है और उसके खिलाफ कुछ अनुमान या उपधारणा भी कर सकता है। वही धाराएं पूछी गई एक बार। और 315 में आप देखिए ध्यान से, आपका 315 देखिए ध्यान से भाई, खंड 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से गलत होने का चांस रहता है। और खंड 2 से देखिए, आपका खंड 2, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में सेक्शन 98, सेक्शन 107, 108, 109, 110 के अधीन या अध्याय 9 के अधीन यानी कि मेंटेनेंस के मामले, या अध्याय 10 के खंड ख ग घ यानी कि 133 से लेकर 148 तक के अधीन कार्यवाही की जाती है तो ऐसा व्यक्ति भी अपने को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। परंतु धारा 108, 109, 110 के अधीन कार्यवाहियों में ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा, और न ही कोई उपधारणा की जाएगी उसके विरोध में
कि साक्ष्य नहीं दिया इसका मतलब कि ये दोषी होगा, न तो कमेंट किया जाएगा और न ही प्रिजम्पशन किया जाएगा। तो ऊपर से खंड जोड़कर पढ़ना है, जो मैं लिखवाऊंगा वह स्पष्ट दिया नहीं है। तो आपका 3 धाराएं छोड़ दीजिएगा, 108, 109, 110। इसके अलावा जो धारा बचेगी, अगर उस धारा के तहत मामला आता है और वह व्यक्ति अपने को गवाह के रूप में पेश नहीं करता, तो उसके खिलाफ टीका टिप्पणी भी हो सकती है और अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो कौन कौन सी धाराएं बची उसको अलग से एक लाइन लिखिए। तो ऊपर की धाराओं में से केवल 3 धारा हटाना है और सब रहेंगे। लिखिए, सेक्शन 98 अलग से एक लाइन लिख लीजिए। सेक्शन 98, 107, 125 से 128 पूरा ही लिखवा दे रहे हैं। फिर 133 से लेकर 148, 133 से लेकर 148, 133 से लेकर 148 के अधीन जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही दायर की गई है, के अधीन जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही दायर की गई है, यदि वह अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, यदि वह अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके विरुद्ध टीका टिप्पणी और उपधारणा की जा सकेगी। तो उसके विरुद्ध टीका टिप्पणी और उपधारणा की जा सकेगी। ये क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा जाता है, थोड़ा सतर्क रहना ज़्यादा। सेक्शन वाइज मैं लिखवा दिया हूँ। अगला देखिए 316, आपका प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाना। इसको जब पढ़िएगा तो कम से कम एविडेंस की 2 धारा पढ़िएगा, 24 और 28 पढ़ना है। धारा एविडेंस की 24 बताती है कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उत्प्रेरणा दी गई, माने उकसा दिया गया या धमकी दिया गया, वचन दिया गया, प्राधिकारवान व्यक्ति ने दिया है और उससे कन्फेशन कराया गया और ये कहा गया कि कोई ऐहिक फायदा होगा या ऐहिक बुराई दूर होगी, आपका आध्यात्मिक नहीं बल्कि कौन सा, सांसारिक, तो ये कन्फेशन विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा, विसंगत होगा। लेकिन इसका अपवाद धारा 28 है कि अगर न्यायालय की राय में उत्प्रेरणा वचन धमकी का जो अभियुक्त के मन पर प्रभाव पड़ा था वह पूरी तरह क्या हो गया, दूर, उसके बाद वह कन्फेशन करता है तो वह कन्फेशन सुसंगत होगा। अब 200-316 को रिलेट करिए। सामान्य नियम ये है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को संस्वीकृति कराने के लिए न तो कोई उत्प्रेरणा दी जाएगी, न वचन दिया जाएगा, न धमकी। लेकिन सीआरपीसी की 2 धाराएं इसका अपवाद हैं, जहां की उत्प्रेरणा वचन धमकी देकर कन्फेशन कराया जाता है तो वह वैध माना जाएगा। तो कौन सी 2 धाराएं अपवाद हैं, बैरक में लिखी है, सह अपराधी को क्षमादान, तो 306 और 307, यानी कि सह अपराधी को वचन दिया ही जाता है कि मैं तुम्हारी सजा क्या कराऊंगा न्यायालय से, माफ, और तुम क्या कर दो, बयान दो, वचन दिया गया है पहले, लेकिन शर्त लगाकर माफी दिया जा रहा है, लेकिन इन शर्तों का क्या करना, पालन।
इसके बाद 317 बहुत आपका महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने का प्रावधान। तो अगर आपका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और बार बार आपका कह सकते हैं कि अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में विघ्न डालता है, तो न्यायालय कहेगा कि जाओ घर रहो या जेल में, और तुम्हारे अधिवक्ता की उपस्थिति में हम क्या ले लेंगे, साक्ष्य लेंगे, घर पर ही रहो या जेल में रहो। इसके बाद आपका 318 भी पूछा जाता है, कई बार पूछा है। हर एक सेक्शन इधर महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रक्रिया अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बना है। अगर कोई अपराध का अभियुक्त है, चित्त विकृत या पागल नहीं है, फिर भी वह न्यायिक कार्यवाही को नहीं समझ रहा है, तो न्यायालय न्यायिक कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है। यदि वह दोष सिद्धि में कन्वर्ट होती है अंत में न्यायिक कार्यवाही, तो न्यायालय इस मामले को लिख पढ़कर कहाँ भेजेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सत्र न्यायालय की, इनमें से कोई नहीं, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जो करे, ये पूछा गया है किसको भेजवाएंगे, उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पागल हैं कि नहीं, वो पागल नहीं है, फिर भी न्यायिक कार्यवाही को समझ रहा है कि नहीं, नहीं। तब ये अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया है। फिर 319 आ जाइए। 319 भी महत्वपूर्ण है, आपका समाज में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं था, यानी कि न तो एफआईआर में उसका नाम आया न परिवाद में, न्यायालय जांच विचारण कर रहा है और साक्ष्य से ये दर्शित होता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी अभियुक्त था जिसे अब तक अभियुक्त बनाया नहीं गया, तो न्यायालय आपका सुमोटो से अभियुक्त को तलब कर सकता है। और अब आया कि क्या फिर उसके खिलाफ एफआईआर या परिवाद होगी, संज्ञान लिया जाएगा, सुपुर्दगी होगी, तो कहाँ से मामला उसके खिलाफ विचारण शुरू हो जाएगा, आरोप का निर्माण, यानी कि संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अब जहाँ आरोप का निर्माण होता है, तो न्यायालय आरोप का निर्माण करके मुकदमा उसके खिलाफ क्या कर सकता है, शुरू। बहुत महत्वपूर्ण पावर है ये भी। 311 से कोरिलेट करके जरूर पढ़िएगा। 311 में है आवश्यक साक्षी को समन, और 319 में है ऐसा व्यक्ति को समन जो अभियुक्त नहीं था, लेकिन साक्ष्य ये बताता है कि ये भी अपराध में क्या था, शामिल। तो बीच में दोनों लोगों को क्या करिए, गवाह को बुला लीजिए 311, और अभियुक्त को तलब कर लीजिए समन या वारंट जारी करके, कौन सी धारा, 319। अब 320 अपराधों का समन पूछा जाता है, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन बना है, अपराधों के समन का प्रावधान किस धारा में, 320। समन मतलब कि समझौता कर लेना, जलाकर राख कर देना। तो फिर याद रखिए, सभी अपराधों में समझौता नहीं हो सकता। आपका 320 के क्लाज 1 में कुछ अपराधों का उल्लेख आईपीसी का किया गया है, इसमें समझौता हो सकता है और न्यायालय की इजाज़त की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन अपराधों का उल्लेख 320 के क्लाज 2 के लिस्ट में आ जाता है, वहाँ आपका अभियुक्त और पीड़ित ही आपस में समझौता नहीं कर सकते। किसकी अनुज्ञा की आवश्यकता है, न्यायालय की। ये दो बातें। तो समन्वय अपराधों की लिस्ट कहाँ दी गई है, 320 में। अब यहाँ जो क्वेश्चन अंदर से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन अपराध समनीय नहीं है, अब ये करना क्वेश्चन कठिन है। अब उतना लिस्ट आप याद नहीं कर सकते, तो जो पुराने साल पेपर में क्वेश्चन आए हैं, 99 चांस
कि वही क्वेश्चन आपका रिपीट करे। भाई पुराने 2-3 क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेंगे। अगला इसमें बनता है कि समन का प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति की दोष सिद्धि की उन्मोचन, आरोप के पहले उन्मोचन, आरोप के बाद दोष मुक्ति भरमाने के लिए देगा, लेकिन भरमना नहीं है। एक ही लाइन में याद रखिए, 320 के ऊपर लिख लीजिए एक्विटल या दोष मुक्ति या बरी होना, उन्मोचन न मार दीजिएगा। चाहे आरोप के पूर्व समझौता हो, आरोप निर्माण के बाद हो, उसका कोई असर नहीं है। ये माना जाएगा कि अभियुक्त क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया। अब 321 में आ जाइए, खूब पूछा जाता है अभियोजन की वापसी, यानी कि मुकदमा वापस ले लेना। तो मुकदमा सरकार वापस ले सकती है, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक मुकदमा वापस ले सकता है आपका, लेकिन न्यायालय की इजाज़त से लेगा। अब यहाँ जो पूछा जाता है कि अभियोजन की वापसी का प्रभाव क्या होगा, यहाँ भले अलग से लिख लीजिए, पूछा जाता है आरोप के निर्माण के पूर्व अगर माने सरकारी अधिवक्ता मुकदमा वापस लेता है तो इसका प्रभाव डिस्चार्ज होगा, उन्मोचन। और आरोप के निर्माण के बाद लिया जाता है तो इसका प्रभाव दोष मुक्ति। ये जरूर लिखिए। फिर एक बार देखिए, सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिन मामलों में आरोप लिखित में विरचित किया जाना आवश्यक है, अगर आरोप के निर्माण के पहले आपका लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक ने न्यायालय की इजाज़त से एक मुकदमा वापस ले लिया है तो इसका प्रभाव डिस्चार्ज होगा, दोष मुक्ति नहीं। और आरोप के निर्माण के बाद लिया गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति। यही क्वेश्चन बार बार बनता है। लेकिन जिन मामलों में आरोप लिखित में आवश्यक नहीं है होना, उसमें सदैव दोष मुक्ति होगी, क्योंकि उसमें उन्मोचन का प्रावधान है ही नहीं। भाई ट्रायल में बताया गया था डिटेल में, अब दोबारा बताना संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। इसके बाद 300 आ जाइए आपका, 321 के बाद आ जाइए आपका 322। 322 आपका जिन मामलों का मजिस्ट्रेट निपटारा नहीं कर सकता तो उसमें सक्षम न्यायालय को भेज दे या सीजीएम को भेज दे। इसके बाद 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए तो वह सुपुर्द कर देगा सत्र न्यायालय को। यानी कि आपका क्रॉस एफआईआर इसमें पूछा जाता है कि दो पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर किया। एक पक्षकार का एफआई मामला ऐसा है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है और दूसरे पक्षकार का मामला ऐसा है, मुकदमा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो मजिस्ट्रेट को चाहिए कि दोनों मामले कोर्ट ऑफ सेशन को क्या कर दें, सुपुर्द कर दें, क्योंकि अच्छा यही होगा कि दोनों मामलों का निपटारा एक साथ हो। क्रॉस एफआईआर थी तो कौन सी धारा, आपका 323 मारिएगा। क्या स्पष्ट लिखा नहीं गया है, न्याय हित में हम बता रहे हैं। और ये न कहेगा कि स्पष्ट लिखा है बाध्यकारी है, न्याय हित में ऐसा क्या है आवश्यक। इसके बाद 325 से क्वेश्चन एक बनता है कि जब आपका कोई मजिस्ट्रेट आपका विचारण किया, दो निर्णय भी दे दिया और निर्णय के बाद उसे लगता है कि जिस अपराध का मैंने विचारण किया है उसमें तो दंड अधिक देना चाहिए, तो वह किसको दंड देने के लिए मामला सुपुर्द करेगा। बस एक लाइन याद रखिएगा 325 में, किसको, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक लाइन बस याद रखना है।
सेक्शन पूछा जाता है 325 किसको सुपुर्द करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपका 326 आपका भागतः एक न्यायाधीश और भागतः दूसरा न्यायाधीश साक्ष्य लिया है तो दूसरा न्यायाधीश निर्णय सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है, क्योंकि अगर रोज ट्रांसफ़र होने लगे और रोज नए सिरे से साक्ष्य लिया जाए तब तो हमेशा आपका गवाह को रोज बुलाया जाए 2-2 दिन पर। तो भाई हो सकता है कि 10 न्यायाधीश आए, 10ओं ने साक्ष्य लिया और जो अंतिम बैठा है वो फैसला सुना दिया, ये हो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका इसके बाद 327 से क्वेश्चन बनता है न्यायालयों का खुला होना, ये भी बहुत ज़्यादा बनता है क्वेश्चन। खुला होना का मतलब ये हुआ कि जितनी जनता न्यायालय में प्रवेश कर सकती है प्रवेश करे, सबके सामने कार्रवाई होगी, लेकिन न्यायालय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित लोगों को अनुज्ञा दे सकता है और जो दुराचार का मामला रहता है वहीं सतर्क रहना है। उसमें जो कार्यवाही होगी वह बंद कमरे में होगी कि खुले कमरे में, बंद कमरे। यानी कि 327 विधि का पूर्ण नियम है कि नहीं, नहीं है। कुछ मामलों में कार्यवाही क्या हो सकेगी, आपका बंद कमरे में किया जाएगा, लेकिन कब, ज़्यादातर कौन से मामले हैं, दुराचार के, और इसका न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से इसका मुद्रण प्रकाशन नहीं किया जा सकता और जो भी ऐसा करेगा आईपीसी की धारा 228 ए के तहत दंड का क्या होगा, भागी। इस प्रकार आपका ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आपका जो बचा रह गया कल इसको भाई बच्चे वाला पढ़ाया जाएगा। अब आज हाँ कल 1 घंटा में ख़त्म कर दिया जाएगा। 20-25 धारा और पढ़नी है आपका। कुछ गिरफ्तारी से, कुछ अन्वेषण और भरण पोषण, तो 10-15 मिनट भरण पोषण में लगेगा प्री के लिए पढ़ाने में, गिरफ्तारी आधा घंटा और आधा घंटा अन्वेषण। वैसे गिरफ्तारी उफ्तारी लोग पढ़े रहते हैं पहले से ही, लेकिन एक बार जहाँ से क्वेश्चन अटैक करता है उसी को अंडरलाइन करा दिया जाए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन गिरफ्तारी से और एक या दो क्वेश्चन कम से कम अन्वेषण और एक भरण